केंद्र की सत्ता से लगातार 10 सालों से कांग्रेस बाहर है। उत्तराखंड में भी कमोबेश यही हालत है। 10 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है, तो उसके जो संभावित नुकसान हैं वो तो पार्टी उठाती ही है, लेकिन समय समय पर पार्टी छोड़कर जो नेता लंबा वक्त कांग्रेस में बिताते हैं और कांग्रेस उन पर काम करती है, उन्हें आगे उठाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करती है, लेकिन ऐन वक्त पर वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। एक तो दुख ये, दूसरा सत्ताधारी दल बीजेपी में शामिल होते हैं, दूसरा दुख। तीसरा दुख तब ज़्यादा होता है जब वहाँ जाकर ये नेता कांग्रेस की रणनीति पर, कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हैं, वो बहुत दुख देता है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पुराना इतिहास यही कहता है। कुछ लोग अभी जो पार्टी के पुराने सदस्य थे बाहर गए, बीजेपी में शामिल हुए और उनके कुछ ऐसे बयान आए जिसके बाद सियासत में हलचल होने लगी, लोग चर्चा करने लगे। एक बयान आया जिसमें ये कहा गया, मथुरादत्त जोशी जो कि पूर्व कांग्रेस के नेता रहे, वरिष्ठ नेता रहे, कि कुछ विधायक हैं जो पार्टी में शामिल हो सकते हैं बीजेपी के। क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर? क्या ये केवल हवाई बयान है? इन तमाम मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं सूर्यकांत धस्माना, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस के संगठन और प्रशासन का देखरेख कर रहे हैं और उपाध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो नेता बीजेपी में चले गए आपका साथ छोड़कर, बयान दे रहे हैं कि 10-10 विधायक रडार में हैं, वो आने वाले हैं, क्या दम है इन बयानों में? अच्छा, एक बात आपसे पूछता हूँ, वो बेचारे वहाँ गए, अब वहाँ जाकर के उनको कोई सर पे तो माथे पे बैठाया नहीं भाजपा ने। चुनाव में ले गए थे, इस्तेमाल किया, अब इस्तेमाल करके उनको कुछ तो करना ही है भाई। रोटी रोजी का सवाल है, बयान नहीं देंगे तो लोग भूल जाएंगे। अब कुछ ना कुछ बोलना है। पहले तो वो किस कैपेसिटी से बोल रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे ओहदे पर हैं जो वो कोई जिम्मेदारी लेकर के किसी भी व्यक्ति को पार्टी में ज्वाइनिंग करा सकते हैं या पार्टी में किसी पद पर बैठा सकते हैं? पहले तो वो खुद ही कोई कुर्सी ढूंढ लें। स्टूल तक तो उनको मिल नहीं रहा बैठने के लिए। अब वो बेचारे गए हैं, अब वो हमारे पुराने साथी रहे हैं, मित्र हैं, उनके लिए कोई कड़वी बात हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आप उनका चरित्र इससे ही आंक सकते हैं कि जिस पार्टी का आपने इतने लंबे समय नमक खाया, जिस पार्टी ने आपको पद दिए, आपको इज्जत दी, आपको सम्मान दिया, आपको टिकट दिए, उसके बाद अगर आप उस पार्टी को छोड़ते ही उसकी तमाम नीतियों का खंडन करते हैं। क्या किया कांग्रेस ने? तो आप क्या कर रहे थे? भाड़ झोंक रहे थे। आप क्या कर रहे थे? 40 साल 45 साल हमने साहब दरी बिछाई, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया तो आप क्या कर रहे थे? आप क्यों थे कांग्रेस में? सबसे पहला सवाल ये है। उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको पार्टी ने बार 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 टिकट दिया, एमएलए बनाया, हार गए, फिर टिकट दिया, कभी टिकट एमएलए का दिया, कभी टिकट मेयर का दिया। उसके बाद आप बिना किसी वजह के भाई कोई सैद्धांतिक आधार पर, किसी वैचारिक आधार पर, किसी नीतिगत मामले में आप पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते तो आपकी बात का वजन होता। अब आपने बिना वजह के, और जिन बातों की चर्चा लोग करते हैं, हम कभी भी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करते कि कौन किस लिए चला गया, क्या बचाने चला गया, किस दबाव में चला गया, हम कभी ये बात नहीं करते। लेकिन आप चले गए, ठीक है, आपकी इच्छा थी, आप चले गए। कभी भी कोई लोकतंत्र में, सियासत में कभी कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन जाकर के जिस पार्टी में 40-45 साल आपने समय बिताया, उस पार्टी ने आपको इज्जत दी, उस पार्टी के बारे में सोचने में आपको कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरह की बात आप कर रहे हैं। लेकिन वो उनका अपना कैरेक्टर है, अपना चरित्र है, कोई किसी प्रकार का दम उनकी बातों पे नहीं है। जब कांग्रेस में जिन सज्जन का आपने नाम लिया, कांग्रेस के वो जिम्मेदार थे, तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक 15 विधायक मेरे संपर्क में हैं, भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आएंगे। आज वो भाजपा में चले गए, कह रहे कांग्रेस के विधायक, मतलब कांग्रेस के और भाजपा के विधायकों को एक ही आदमी मिला संपर्क करने के लिए। इतना महान, अगर इतने महान थे तो तुम ही कुछ हो जाते भाई। मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन भैया लोकतंत्र में हम किसी को रोक नहीं सकते। अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मुझे तो उन पर सहानुभूति है, दया आती है। बेचारे वहाँ गए हैं, कुछ मिल जाए, कोई दायित्व मिल जाए, कोई छोटी मोटी कुर्सी मिल जाए, कम से कम इज्जत तो बचे। बताने को तो 4 आदमियों को रहे भैया कांग्रेस में थे, नखरे देखते आप उनके,
मंच में जगह ना मिले तो मुंह सूज जाता था। बोलने को, अगर भाषण देने के लिए अगर नाम ना लिया तो उसके बाद को भवन में चले जाते थे, जरा वहाँ जाके दिखाओ। बड़े बड़े लोगों को लाइन में लगा देते हैं, वो पन्ना प्रमुख बना देते हैं। गए थे यहाँ से कई लोग, फलाना बूथ पे बैठे थे, पन्ना प्रमुख बने हुए थे। तो हैसियत उन्होंने बीजेपी ने दिखा दी, लेकिन वहाँ कान पकड़ करके उठक बैठक कराने वाला हिसाब किताब है। यहाँ लोकतंत्र था, यहाँ आपको छूट थी, किसी नेता के खिलाफ भी कुछ बोल दो, कोई भी बात, कोई भी बयान दे दो, वहाँ आप फालतू की बात नहीं कर सकते। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं और किसने ऑथोराइज किया है, पहले तो ये बता। मैं समझता हूँ कि ये उनका अपना वजूद बचाने का और अपनी अहमियत दिखाने का और मीडिया में बना रहने का एक उनका साधन है, और उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनको देते रहने चाहिए ऐसे बयान। सर, लेकिन जो कुछ कांग्रेस के विधायक हैं उनके जिस तरह का व्यवहार है, हालांकि स्वस्थ राजनीति में ऐसा होता है कि लोग मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर देते हैं, लेकिन एक तरफ अध्यक्ष करण मेहरा प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आए सवाल पूछ रहे थे कि भैया आप बताइए आपने उत्तराखंड के लिए क्या किया। तमाम तरह के कांग्रेस आप पूछ रहे थे सवाल। आप तो चार धाम हर साल जाते हैं, वहाँ की स्थिति को देख कर आते हैं आप ज़मीन में, और यहाँ आकर आप सवाल पूछते हैं। लेकिन जब विधायक प्रधानमंत्री की तारीफ़ करने लगे, पुष्कर सिंह धामी की तारीफ़ करने लगे, एक नहीं दो नहीं कई विधायक हैं, खुलकर मंच से जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ये क्या कोई दिक्कत पैदा हो रही है इससे? ये विरोधाभास तो नहीं है? संगठन कुछ और कह रहा है, विधायक कुछ और कह रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये काम किया था उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, तो इससे बात लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी का सवाल हो, मुख्यमंत्री जी का सवाल हो, मुख्यमंत्री जब वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं तो कई बार हम भी उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, उनको आमंत्रित भी करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन किसी भाजपा के मंच पर हम नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि जिंदाबाद तो हमने जीवन में बहुत कम लोगों की लगाई है, बहुत कम लोगों की। अब वो अपनी अपनी सोच है, कौन किसकी जिंदाबाद लगा रहा कौन। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पार्टी की लाइन है, पार्टी की लाइन स्पष्ट है कि इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को यहाँ के ठगा है। आप चार धाम यात्रा की बात करते हैं, चार धाम यात्रा में बड़े बड़े दावे आज भी कर रही है सरकार, और मैं उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। उत्तराखंड के लाखों परिवार इस पर निर्भर रहते हैं। लोगों का 7-8 महीने की यात्रा से पूरा साल चलता है, उनका परिवार चलता है, उनकी रोटी रोजी चलती है, उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी फीस जाती है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए वो यात्रा प्रभावित हो किसी तरह से, तो कोई नकारात्मक हम बात चार धाम यात्रा के बारे में नहीं करते। लेकिन सरकार जो दावे करती है उन दावों पर खरा तो उतरना चाहिए, चाहे वो यात्रियों की सुरक्षा का मामला हो। रोड एक्सीडेंट से भी तो यात्रा शुरू भी नहीं हुई। पूरे उत्तराखंड में रोज आना एक रोड एक्सीडेंट हो रहा है, बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। आप पिछले साल की 2024 की यात्रा को अगर देखेंगे, 30 जुलाई 2024 को जो केदार घाटी में वॉश आउट हुआ, उसमें सरकार आज तक नहीं बता पाई कि कितनी जान माल की हानि हुई, कितने लोग मरे। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पूरी यात्रा में पिछले साल जो मरने वालों का आंकड़ा था शुरू से लेकर आखिरी तक, वो रिकॉर्ड आंकड़ा बन गया। भाई आप कह रहे हैं हार्ट फेल से मरा, ऑक्सीजन की कमी से मरा, या किसी भी कारण से मरा, अगर कोई मर रहा है तो उस मरने वाले व्यक्ति का उपचार, उससे पहले उसको उपचार तो मिले, ट्रॉमा सेंटर तो ठीक से काम करे, डॉक्टर्स तो ठीक से काम करें, उनको दवाएं, ऑक्सीजन और तमाम चीज़ें तो ठीक से मिले। भार क्षमता के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि आपके प्रत्येक शहर की भार क्षमता होती है, कितना लोड ले पाएगा। अब आप जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी किसी शहर की है, केदार घाटी की, बद्रीनाथ जी की, यमुनोत्री की, गंगोत्री की, उसके अलावा जो और तीर्थ भी हैं हमारे यहाँ, अब तो कैची धाम इतना चलने लगा, पिराने कलियर में लोग आते हैं, हेमकुंड साहब में लोग आते हैं, लेकिन आप क्या लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं देखेंगे। अगर एक रात में एक शहर के अंदर 5000 लोग ठहर सकते हैं और 20,000 लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएं और अचानक कोई आपदा आ जाए, तब क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे। और सरकार ये बयान दे रही है कि हम किसी को रोकेंगे नहीं, तो पंजीकरण क्यों कर रहे हो? पंजीकरण आपका करना बेकार है। आप एक तरफ पंजीकरण कर रहे हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम किसी को रोकेंगे नहीं। ये तो विरोधाभासी बात हो गई।
अब जो लोग आप कह रहे हैं कि नहीं रोकेंगे और वो इस सूचना को पढ़ करके या सुन करके वो पहुंच जा रहे हैं तो कहेंगे हमारा क्या कसूर था। पिछली बार आपने देखा कैसे लोगों ने लाइन तोड़ी और कैसे लोग भगदड़ मची। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसके प्रबंधन की, पूरी यात्रा के प्रबंधन की, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे लोगों की लॉजिंग एंड बोर्डिंग हो, चाहे लोगों का भोजन हो, शौच आदि व्यवस्था हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, उनको मेडिकल फैसिलिटीज देने की बात हो, उनके दर्शन की व्यवस्था हो, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और उस जिम्मेदारी में लगातार सरकार फेल हो रही है। 8 साल से ये यात्रा को कुप्रबंधन की वजह से आंकड़ा देते साहब इतने लाख हो गए, इतने लाख हो गए। अब कह रहे साहब इस बार 50 से 60 लाख। मैं कहता हूँ भगवान करे 1 करोड़ आवे, लेकिन उन 1 करोड़ लोगों के आने की, ठहरने की, भोजन की, उनकी किसी भी इमरजेंसी में एग्जिट की व्यवस्था, वो आपकी जिम्मेदारी है। उससे आप पीछे मुंह नहीं मोड़ सकते। सर मेरा एक सवाल है, कल मैं वापस थोड़ा संगठन कांग्रेस पर आ रहा हूँ। गुजरात में राहुल गांधी गए, शायद आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, उन्होंने संवाद भी किया वहाँ के कार्यकर्ताओं से। मैंने वो पूरी उनकी स्पीच और वो संवाद भी सुना राहुल गांधी का। मुझे ऐसा लगा कि जो समस्या गुजरात कांग्रेस की दिखाई दे रही है राहुल गांधी को, वही हालात उत्तराखंड के भी हैं। मसलन उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए कि उन्होंने बोला कि जिला, अब हम एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, गुजरात से शुरू करेंगे और बाकी राज्यों में भी करेंगे बाद में। हम जिलों को ताकत देंगे, हमारी एक कार्यकारिणी होगी, जिलों में हम आधी आबादी को भी शामिल करेंगे, महिला जिला अध्यक्ष भी होंगी। जिला यानी कि राजधानी से नहीं चलेगा, जहां संगठन मुख्य संगठन है, जिला खुद करेगा। ये तमाम जो व्यवस्थाएं होंगी संगठन की, वो उत्तराखंड में के लिहाज से भी आपको लगता है कि ठीक है, इस तरह से आप संगठन को काम करना चाहिए? आप जैसा काबिल आदमी बहुत देरी से संगठन में इस पद पर आया है, ये भी एक सच्चाई है। देर आए दुरुस्त आए, हम ये कहते हैं, सारे लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो देरी होती है कांग्रेस में, समय पर निर्णय न लिया जाना, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। देखिए, राहुल गांधी जी ने अगर इसका संज्ञान लिया है और राहुल गांधी जी अगर इसको सार्वजनिक मंच से बोल रहे हैं, तो हमको इसको स्वीकार करने में कोई भी किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, अगर कांग्रेस को हमें दोबारा से खड़ा करके और जो सत्ता में आने का सपना हम देखते हैं सेवा के लिए, उसको अगर पूरा करना है तो हमको इस काम को करना पड़ेगा। ग्रास रूट पे अगर सूर्यकांत धस्माना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रशासनिक और संगठन का उपाध्यक्ष है, तो सूर्यकांत धस्माना की जिम्मेदारी है कि राजपुर में जिस वार्ड में मैं रह रहा हूँ उसका बूथ जिताने का काम सूर्यकांत धस्माना करें। मैं प्रदेश का बड़ा नेता तभी हो सकता हूं जब मैं अपने मोहल्ले में, अपने बूथ में कांग्रेस को जिता के लाऊं। अगर ये एहसास सूर्यकांत धस्माना समेत राज्य के प्रत्येक कांग्रेस जन को हो जाए, तो मैं समझता हूं कांग्रेस 15 दिन में खड़ी हो जाएगी पूरे देश में। कांग्रेस तो पहले ही, कांग्रेस की जड़ें इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ही तो है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मध्य पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध फारसी, सब लोगों को साथ लेने की क्षमता अगर किसी पार्टी में है। कोई पार्टी किसी धर्म के वालों की है, कोई पार्टी किसी जाति वालों की है, कोई पार्टी किसी भाषा वालों की है, कोई पार्टी किसी क्षेत्र वालों की है, लेकिन हर भाषा वाले की, हर धर्म वाले की, हर रंग रूप वाले की, हर तरह के खान पान वाले की अगर कोई एक पार्टी है तो कांग्रेस है। तो कांग्रेस की जड़ें तो पहले से इतनी मजबूत हैं। इतना लंबा जिस पार्टी का गौरवशाली इतिहास हो, आज़ादी से लेकर के, आज़ादी के जंग से लेकर के, और भारत के आज़ादी के बाद इस देश के नवनिर्माण में जो कांग्रेस की भूमिका रही, कांग्रेस के लोग तो सीना तान करके और सर उठा करके हमेशा इस बात को कह सकते हैं कि हम वो लोग हैं जो गांधी की विरासत को संभालते हैं, हम वो लोग हैं जो सरदार पटेल की विरासत को संभालते हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए डंडे खाए, गोलियां खाई, जेल में गए। एक परिवार की 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ जेल में रहे हों, ये केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तीनों लोग आज़ादी के आंदोलन में 3 पीढ़ियां जेल में रही हों, वो कांग्रेस है। तो हमारे पास तो इतना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन उस इतिहास का एहसास जब तक हमें नहीं होगा, जब तक हम जिम्मेदारी के साथ केवल पुरानी या बातें याद करके हम कांग्रेस को जीवित नहीं रह सकते। हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बताना पड़ेगा कि इस देश में सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति कौन लाया। आज जो लोग लैपटॉप लेकर के हाथ में चलते हैं, लाल वाले भी और पीले वाले भी, एक जमाने में कहते थे कंप्यूटर आएगा तो देश में बेरोजगारी हो जाएगी, आज उसके बिना काम ही नहीं है, सब लोग लेकर चल रहे हैं। वो कौन लाया इस देश के अंदर? राजीव गांधी लाए। इस देश के अंदर पूरे दुनिया में
अगर किसी ने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले तो किसने खोले? ये गाड़ियों में जो घूम रहे हैं आज बड़ी बड़ी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल के रख दी। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, चाहे वित्त मंत्री के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में। इस देश में सबसे बड़ा रोजगार देने का अगर योजना क्रांतिकारी मनरेगा चलाई किसी ने, जिसको प्रधानमंत्री कहते थे कि ये कांग्रेस की नाकामियों का सबसे बड़ा उदाहरण है और उसका ढोल मैं पीटता रहूंगा, आज उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस मनरेगा के ही आंकड़े दे करके बताना पड़ता है कि हमने कितना रोजगार दिया। तो ये कांग्रेस है। आरटीआई से लेकर राइट टू एजुकेशन से लेकर और ये 5-5 किलो राशन जो बांट रहे हैं, कहते हैं हम बांट रहे हैं, ये राइट टू फूड किसने दिया? ये कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस ने दिया, लेकिन उसको कांग्रेस के संगठन के लोग उन सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएं, जन सरोकारों को लेकर के लड़ाई लड़ें, पार्टी को अपने छोटे मोटे आपस के मतभेद, आपस के स्वार्थ, ये सब छोड़ करके जो राहुल गांधी ने कहा है, गुजरात में जो उन्होंने बात कही है वो पूरे देश के लिए लागू होती है, वो उत्तराखंड में भी लागू होती है। और जब तक कांग्रेस जन उस बात को अंतर्मन से स्वीकार करके और पवित्र मन से लागू नहीं करेंगे, हम अपने मतभेद छोटे मोटे उनको छोड़ करके पार्टी हित और जनहित उसमें हम लोग नहीं लगेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन निश्चित तौर पे राहुल गांधी के संदेश का बहुत बड़ा असर है। और उत्तराखंड में भी आप लोगों के सहयोग से जो जनता के सवाल हैं, आपने देखा परसों सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की चार्जशीट के खिलाफ 10 घंटे से कम के नोटिस में कितना बड़ा प्रदर्शन हमने पूरे प्रदेश के अंदर किया। आपने देखा कि हमने पूरे प्रदेश के अंदर हर सवाल पर हमने राज्य में जितने महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर हमने जो लड़ाई लड़ने का जो सिलसिला शुरू किया है, तो कांग्रेस अब उस और आगे बढ़ रही है। हम सारे जितने हमारे वरिष्ठ हैं, देखिए हमेशा जब तक आदमी रहता है उसकी उपयोगिता रहती है, चाहे वो दादा के रूप में हो, पिता के रूप में हो, बड़े भाई के रूप में हो, युवा साथी के रूप में हो। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे काम के नहीं हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस वो कांग्रेस के काम आ सकता है। तो सारे वो लोग जो घरों में बैठ गए, उनके घरों में जाकर के उनके पैर पकड़कर हम कहेंगे कि कांग्रेस के लिए और देश के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। वो लोग जो अपने आप को कहीं ना कहीं अलग थलग पा रहे हैं, उन लोगों को कांग्रेस के साथ पुनः जोड़ करके कांग्रेस को, ये मेरी जिम्मेदारी है। कांग्रेस में कोई भी कार्यकर्ता कहता है कि मुझे काम करना है, तो भाई काम करना है तो हम तनख्वाह थोड़ी दे रहे किसी को काम करने की। जो बड़े खूंटा डाल के बैठ गए हैं उनको भी तो दूसरों को मौका देना चाहिए। अब बुजुर्ग ही बैठा है, आगे अड़ा हुआ है, तो फिर बाकी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा अहमदाबाद में कि भाई जो थक गए हैं, जो सोचते हैं कि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको औरों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए, सक्रिय लोगों को काम देना चाहिए। ये कहा नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे देश के अंदर। और राहुल गांधी जी ने जो कहा है सबसे बड़ी बात कि अब बूथ से कांग्रेस शुरू करेंगे, ऊपर से नहीं होगी शुरू कि दिल्ली से शुरू करके फिर देहरादून के रास्ते तब जिलों में जाएगी। अब नीचे से बूथ से आएगी। बीएलए बनेगा, पहले बूथ की कमेटी बनेगी, वो पावरफुल होगा, वो बताएगा कि मेरे यहाँ कौन आदमी पॉपुलर है जो विधायक का चुनाव जीतने में सक्षम है। उसके बाद बूथ का बताएगा, वार्ड का बताएगा, फिर उसके बाद ब्लॉक का बताएगा, उसके बाद फिर जिले का बताएगा, तब जाकर के जिले के अध्यक्ष को पावर दी है। उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनको ताकतवर बनाएंगे। तो ये सिलसिला हमने पूरे देश में शुरू किया है। और आप निश्चित मानिए उत्तराखंड में भी आपको परिवर्तन नजर आएगा, गुजरात में भी आपको परिवर्तन नजर आएगा, पूरे देश के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा। और उस परिवर्तन की सुगबुगाहट जो पूरे देश में हो रही है, उससे ही घबरा करके आज फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने अपना पुराना हथियार वो आजमाना शुरू किया है कि जब भी उनको ये लगे कि उनकी कुर्सी खतरे में है, तो या तो हिंदू मुसलमान के नाम पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर, और या गांधी परिवार को टारगेट करके अपनी कुर्सी को बचाने का काम तो अपने शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो वक्फ के बारे में बयान दिया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे। और उसके बयान के तुरंत 2 दिन बाद जिस प्रकार से ईडी ने सोनिया जी को, राहुल जी को और तमाम कांग्रेस के लोगों को चार्जशीटेड किया, तो दोनों काम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको जब भी ये लगता है कि कुर्सी खतरे में है, तो 2 काम करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, और गांधी परिवार के ऊपर हमला करेंगे। ये दोनों काम उन्होंने शुरू कर दिए। इसका मतलब कि उनको खतरा नजर आ रहा है। सरकार जाने वाली है। देखिए बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती हैं। आप कभी कल्पना कर सकते थे 1985 में, 84 में इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी जिस बड़ी मेजॉरिटी के साथ, आज तक तो उतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी पार्टी के आए भी नहीं,
तो कोई कल्पना कर सकता था कि जो 84 में राजीव गांधी का कमबैक हुआ 1989 में, उस राजीव गांधी को सत्ता के लाले पड़ जाएंगे, वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे? कोई कल्पना कर सकता था? तो ये सत्ता कभी किसी कुर्सी पर परमानेंट नहीं होती किसी की। सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन देश महत्वपूर्ण होता है, देश की जनता, आवाम, वो महत्वपूर्ण होता है। तो हम आवाम के लिए जब तक आवाज़ उठाते रहेंगे तब तक हम हमेशा उम्मीद में रहेंगे कि निश्चित तौर पे ऊपर वाला कृपा करेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, सरकार जाएगी। जो सरकार वर्तमान में जिस प्रकार से पूरे देश की जनता को त्राहिमाम की स्थिति में ले आए, अनाज क्या भाव है, सब्जियां का भाव है, पेट्रोल और डीजल, मतलब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं और हिंदुस्तान में 100 रुपये पे अटका हुआ है पेट्रोल भी और डीजल भी। और जब कच्चे तेल का हल्ला मचा कि कच्चा तेल न्यूनतम पे आ गया, तो जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने 2-2 रुपये एक्साइज में, पेट्रोल में और डीजल में बढ़ा दिया और कहा कि साहब जनता पे भार नहीं पड़ेगा। आपने जनता को राहत क्यों नहीं दी? 36,000 करोड़ रुपया आप एक्साइज के माध्यम से आपने अपने खाते में डाल दिया, लेकिन जनता को राहत नहीं दी। 50 रुपया आपने रसोई गैस के सिलेंडर पे बढ़ा दिया। जनता आज त्राहिमाम कर रही है। बेरोजगारी अपने चरम पे है, क्लाइमेक्स पे है, रोजगार लगातार घटते जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर को आपने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। आज नौकरियां नहीं है लोगों पे, लोग ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, प्रोफेशनल कोर्सेज करके वो खाली आते हैं। तो ये बेरोजगार नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है और जो महंगाई से त्रस्त जनता है और उसके ऊपर जिस प्रकार से आप पूरे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सारी बातें हैं जो बातें इनको सत्ता से बेदखल करेंगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सूर्यकांत धस्माना, उत्तराखंड कांग्रेस के संगठन और प्रशासन को इस वक्त देख रहे हैं। बड़ी बात ये बोली कि जिन लोगों को बीजेपी में कुर्सी नहीं मिल रही बैठने के लिए, वो कांग्रेस के विधायक तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये साफ है, ये लग भी रहा है कि वहाँ जाकर क्या केवल बयानबाजी हो रही है और विधायकों का इधर से उधर जाना, ये प्रदेश के लिए, प्रशासन के लिए, सिस्टम के लिए पहले भी कभी सही नहीं था। लेकिन कांग्रेस के हाथ जले हैं, ऐसा हुआ है, इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं। जहां तक बात है कि आने वाले समय में उत्तराखंड कांग्रेस किस तरफ जा रही है, तो एक बदलाव तो दिख रहा है। अब राहुल गांधी को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। राहुल गांधी जहां कहीं भी बोलते हैं, हर राज्य के कांग्रेस का कार्यकर्ता उन्हें सुनना शुरू कर रहा है और वही चीज़ लागू करने जा रहा है। तो ये आने वाले समय के लिए कांग्रेस के लिए एक सुखद एहसास हो सकता है। लेकिन वो जो खेमेबाजी है, अंतरकलह है, अगर उसको समय पर निपटारा नहीं किया गया तो 27 बहुत नज़दीक खड़ा है। वहाँ पर कांग्रेस कोई भी नुकसान उठाने की स्थिति में इस बार तो कम से कम उत्तराखंड में नहीं दिखाई देती। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।